में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम केमिस्ट्री के कुछ पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आने वाली वीडियो में फिजिक्स के कुछ चैप्टर पढ़ेंगे। हमने फिजिक्स के कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे के पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट और जूल का नियम। इन सब पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे, सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। अब आज से हम माइक यूज कर रहे हैं इस वीडियो में, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, हम ओम्स लॉ तो कंप्लीट कर चुके थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट ये मैंने कवर कर लिया था। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम ये टॉपिक भी कवर हो गया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये भी कंप्लीट हो चुका था। ओम्स लॉ भी कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम आगे चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो जो टॉपिक कंप्लीट हो गए उसे मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। देखिए रेजिस्टेंस का मतलब होता है, अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ेंगे या फिर कहीं भी आप पढ़े, रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है अपोज, किसी भी चीज का अपोज करना, विरोध करना, वो रेजिस्टेंस होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये कोई नाली है, नाली यानी कि जिसमें पानी फ्लो हो रहा है। ये कोई कंटेनर, कुछ भी मान लीजिए आप, कोई कंटेनर मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसमें पानी फ्लो हो रहा है। उसके बाद मैंने इस डस्टर को इसमें रख दिया बीच में इसके, तो ये डस्टर क्या करेगा? पानी का अपोज करेगा। तो ये डस्टर क्या काम कर रहा है? इस पानी के लिए डस्टर क्या काम करेगा? रेजिस्टेंस का। तो अपोजिशन का, रेजिस्टेंस का मतलब सीधा ये होता है अपोजिशन। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस का मतलब, रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट का अपोज करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस क्या करेगा? करंट का अपोज करेगा। रेजिस्टेंस का सिंपल क्या होता है? ऐसे हम रेजिस्टेंस को शो कराते हैं। उसके बाद रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि रेजिस्टेंस का वह गुण जिसके कारण रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट का अपोज करता है, करंट का विरोध करता है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल लेके बता दिया था, एक बार मैं आपको और बता दे रहा हूं। जैसे मैं दो वायर ले रहा हूं, एक वायर ये है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। दूसरा वायर लिया, इसकी भी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ये देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि किसी वायर का रेजिस्टेंस इन सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर किसी वायर का आप लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर आप उसका एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। एरिया घटाएंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन ये रो क्या है? ये क्या नया वर्ड है? इसे हम रो बोलते हैं, ये कांस्टेंट है। इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, आप 20 सेंटीमीटर एक वायर लीजिए, एक वायर, दूसरा वायर भी 20 सेंटीमीटर लीजिए, लेकिन ये क्या हो? ये कॉपर का हो, ये क्या हो? चांदी का हो। ये कॉपर का हो, ये चांदी का हो। तो आपको पता है कॉपर क्या है? कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर है, और चांदी भी गुड कंडक्टर है। लेकिन चांदी कॉपर से भी ज्यादा गुड कंडक्टर है, इसकी कंडक्टिविटी कॉपर से भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इसका रो क्या होता है? इसका रो कम होता है, इसका रो ज्यादा होता है। इन दोनों, मतलब इन दोनों को कंपेयर में बता रहा हूं। यानी कि ये करंट को क्या करेगा? ज्यादा अपोज करेगा इसके रिस्पेक्ट में, ये करंट को कम अपोज करेगा। यानी चांदी में करंट और बढ़िया फ्लो होगा। तो ये एग्जांपल लेने का मतलब मेरा ये था, अगर दो वायर 20-20 सेंटीमीटर की हों और उनका एरिया भी बराबर हो, ये लंबाई में भी सेम है, मोटाई में भी सेम है, यानी कि इन सबका डायमीटर भी सेम है, लेंथ भी सेम है, लेकिन फिर भी इन दोनों वायर का रेजिस्टेंस वेरी करेगा। फिर भी इन दोनों वायर का रेजिस्टेंस अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि इन दोनों में रो की वैल्यू अलग है। यहाँ पे रो 1 है, ये रो 2 है। रो 1 रो 2 कहने का मतलब ये है
कि इसमें रो की वैल्यू कुछ डिफरेंट है, इसमें अलग है। आशा करता हूं मैं आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। अब हम आगे चलते हैं। ये L क्या है? लंबाई है। जैसे अगर कोई वायर 10 सेंटीमीटर लंबा है, कोई वायर 10 सेंटीमीटर लंबा है, हम इसकी लंबाई को और बढ़ा दें, 10 सेंटीमीटर से थोड़ा और लंबा कर दें, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि ये न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर की आप वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपको पता है ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऑलरेडी। ये रेजिस्टेंस हमारा इन सब सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ये कल का टॉपिक था, मैं आपको आज ऐसे रिवाइज करा दे रहा हूँ थोड़ा फ्लो बनाने के लिए, ताकि आप टॉपिक से रिलेट कर सकें। अब हम आगे चलते हैं। हमने कल यहां तक ये भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ेंगे। रजिस्टर को आपस में ऐड करेंगे, उसका कितना कॉम्बिनेशन होता है। तो जो कंप्लीट हो गया मैं उसको इरेज कर देता हूं, और जो टॉपिक है इन सबको हम ऊपर लिख लेते हैं, फिर नीचे का पोर्शन हम इरेज कर देंगे तो हमारे पास स्पेस बच जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, combinations of registers। एक टॉपिक ये हो गया। एक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम हीटिंग इफेक्ट लिख देते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का मतलब ये होता है कि हम रजिस्टर को कैसे कैसे किन किन कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं। तो मेजर रूप से इसके दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज और पैरेलल। इसके दो कॉम्बिनेशन होते हैं। कौन कौन से? पहला क्या होता है? सीरीज। दूसरा क्या होता है? पैरेलल। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। इसे क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। ओके, अब देखिए सीरीज का मतलब क्या होता है। आप कैसे जानेंगे कोई रजिस्टर सीरीज में जुड़ा हुआ है? कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर कोई ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इसके क्रॉस हमने एक वोल्टेज सोर्स ऐड कर दिया, ये V। ये आपको पता है प्लस टर्मिनल होता है, ये माइनस टर्मिनल होता है। उसके बाद आपको पता ही है जो इलेक्ट्रॉन हम फ्लो होता है हमेशा प्लस टर्मिनल से हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाते हैं, चार्ज का। इधर से I करंट निकलेगा। ये बताइए आप, यहां से अगर I करंट जाएगा तो क्या यहाँ पे कोई नोड है? मतलब ये मेरा कहने मतलब ये सिंगल नोड ही है ना। नोड का मतलब वो होता है जहां पे दो पॉइंट आपस में ऐड होते हैं, उसे हम नोड बोलते हैं। तो सेम I करंट तो ऊपर जाएगा ना, यहाँ I आएगा, वही सेम I इधर आएगा। अब देखिए आप, ये R1 रेजिस्टेंस है ना, इसके लिए भी सेम I करंट इसमें आएगा, R2 में भी सेम करंट ही आएगा ना, क्योंकि इधर कोई एक्स्ट्रा नोड तो लगा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, इधर कोई एक्स्ट्रा ब्रांच तो अलग से लगी नहीं है कि जहां करंट डिवाइड हो, सेम करंट ही फ्लो होगा आगे। तो यहाँ जो I करंट है, सेम करंट I यहाँ आएगा बच्चों, उसके बाद I करंट यहाँ आएगा, फिर वही सेम करंट I यहाँ आ जाएगा। देखिए, करंट मेजर करने का फंडा यही होता है, आपने जितना करंट सेंड किया इधर से, अगर आपको सेम करंट इस साइड से रिसीव हो जा रहा है ना, तो आप समझिए आपका करंट बांटने का जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। देखिए, ये तीन रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। क्या इन तीनों में I करंट फ्लो हो रहा है? हाँ, हम देख सकते हैं इन तीनों में I करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा, अगर किसी रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो तो वो करंट मतलब वो रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो हम क्या बोलेंगे? ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड है। अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात। पैरेलल में क्या होता है? ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस। हमने इन तीनों के क्रॉस एक वोल्टेज सोर्स ऐड कर दिया V नाम से।
आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सीरीज कॉम्बिनेशन है कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन है? मैं आपको दो तरीका बता रहा हूँ। सबसे बेस्ट तरीका होता है करंट को देख के पहचानने का। अब देखिए यहाँ भी हम तीन रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब देखिए यहां से करंट निकला I, सेम करंट यहाँ आया I, यहाँ एंटर करेगा I। अब देखिए I आने के बाद यहाँ इसको कितने तीन वे मिल रहे हैं, तीन रास्ते ऐसे आगे जाएंगे। यहाँ के आने के बाद तीन रास्ते मिल रहे हैं, तो क्या होगा, करंट डिवाइड होगा ना, तीन वेरिएबल आ जाएगा। यहाँ I1 आ जाएगा, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, तीनों ऐसे आएंगे, तीनों I, फिर यहाँ पे आके मिल जाएंगे तीनों। I मतलब I ही तो तीन पार्ट में बता था, I1 I2 I3। अब जब फिर तीनों आपस में जुड़ेगा I1 I2 I3, तो वो क्या बना लेगा, I बना लेगा। यहां से आया I, फिर यहाँ आ गया I। मैंने क्या बताया था, अगर आप जितना करंट इधर से सेंड कर रहे हैं आपको सेम वही करंट रिसीव हो जा रहा है, तो समझ लीजिए आपने करंट बिल्कुल सही डिवाइड किया है। ये करंट बांटने का बेसिक फंडा है। आप चीजों को ऐसे समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अलग अलग वेरिएबल लिखिए, I1 I2 I3, इसको मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको भी यहाँ पे ऐसे बोल सकते थे, यहाँ पे I माइनस I1 गया, यहाँ पे I माइनस I2, वहां यहाँ पे I माइनस I3, लेकिन वो आपके लिए और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए चीजों को सिंपल रखिए। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसका कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। ये देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें समान है, कौन कौन से डिफरेंस है। ये इसके क्रॉस क्या है, यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगा, V1 आएगा। अगर मैं इसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करूं तो क्या आएगा, यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगा, V1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, V2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, V3 आएगा। अब देखिए यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज V2 है, यहाँ का वोल्टेज V3 है। इन तीनों के क्रॉस एक वोल्टेज है V, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये बताइए V इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ पे V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सबका वैरी कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, V इक्वल टू I इंटू R। क्या आप देख सकते हैं इन सब में I है, इन सब में I है, तो सब में से आप I कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 IR। ये I से डिवाइड हो गया, तो R इक्वल टू क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी बोर्ड्स में ये कॉम्बिनेशन ही पूछ देता है 5 नंबर में, तो आपको ये आना चाहिए। ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब देखिए सीरीज पैरेलल को आप जानेंगे कैसे। देखिए पैरेलल में क्या होता है, यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस लगे हैं, R1 R2 R3, लेकिन मान लीजिए जैसे मैं बोलूं आपसे, समझा रहा हूं, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरा कोई रजिस्टर है, रजिस्टर तो वैसे देखने में बहुत छोटा सा होता है। मान लीजिए ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर के दो टर्मिनल होंगे, एक इधर निकला रहेगा, एक इधर निकला रहेगा, तो यही समझिए, एक इधर निकला है, एक इधर निकला है। और उसके बाद दूसरा रजिस्टर है ये, उसके नीचे मान लीजिए पहला रजिस्टर, फिर ये दूसरा रजिस्टर इसके नीचे, फिर ये तीसरा रजिस्टर उसके नीचे। मैंने 3 मार्कर का यूज किया आपको समझाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के टर्मिनल को ना, इसके टर्मिनल को, इसको टर्मिनल को, और ये जो तीसरा है, तीनों मार्कर के टर्मिनल को एक साइड में बांध के ऐसे ऐड कर देंगे, मतलब एक साइड ऐसे, मतलब तीनों को लाके यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देंगे एक नोड पे। मतलब मेरा कहने का मतलब नोड नहीं डिफरेंट होगा, नोड सेम रहेगा, सेम काम इस साइड करेंगे, नोड को लाके एक साइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे पहला जुड़ा रहेगा, फिर उसी के आगे दूसरा जुड़ जाएगा, उसी के आगे तीसरा जुड़ जाएगा, उसी के आगे चौथा जुड़ जाएगा अगर आगे रहेगा तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ऐसे जुड़ रहेंगे, यहाँ पे एक ही नोड को लाके एक कॉमन नोड कर देंगे पैरेलल में। ये डिफरेंस रहता है, आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। अब हम पैरेलल का भी देख लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। एक मिनट, चलिए देखते हैं। यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है ना, आई जाके 3 पार्ट में बट रहा है, यानी आई जो था हमारा 3 पार्ट में बट गया। आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आपको पता है I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। ये तो मैंने ओम्स लॉ में पहले ये सारी चीजें पढ़ा दी आपको।
आई इक्वल टू वी अपन आर, तो यहाँ पे वी अपन आर कर देंगे। मैंने क्या बोला, सबका रेजिस्टेंस डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी अपन आर वन प्लस वी अपन आर टू प्लस वी अपन आर थ्री। अब एक चीज देख सकते हैं, ऊपर सब में वी है तो वी कॉमन ले लेंगे, वी अपन आर इक्वल टू वी कॉमन ले लेंगे आप, तो वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री। ये वी से भी कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। क्या कॉम्बिनेशन बन गया, वन अपन आर इक्वल टू वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको दो चीज एग्जाम में याद करके जानी है, बस सीधा सीधा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं डेरिवेशन में, तो सीधा यहाँ पे मतलब जो चीज चेंज हो रही है हम उसको लिखेंगे। मतलब सीरीज में यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो रहा है तो वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। पहले में करंट चेंज हो रही है तो करंट में क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। उसके बाद यहाँ पे ओम्स लॉ लग रहा है, यहाँ पे ओम्स लॉ ही लग रहा है। सॉल्व बहुत सिंपल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इसके पहले कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे थे सर आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं फिर जल्दी जल्दी इरेज कर देते हैं, इसलिए मैं आज थोड़ा एक एक मिनट टाइम लेके थोड़ा पढ़ा रहा हूं आराम से। चलिए मैं आगे चलता हूं। एक बात और आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी सीरीज कंडीशन की बात करेंगे वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ता रहेगा, और पैरेलल में क्या होगा, घटेगा। इन सीरीज पैरेलल के अलावा कुछ कॉम्बिनेशन और होते हैं जिसे मिक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों आ जाए। मैं उसका एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मिक्स कॉम्बिनेशन का। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन करने का मतलब क्या है, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों इन्वॉल्व हो जाए। जैसे मैं आपसे बोलूं इसे आप क्या बोल सकते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन। इसके क्रॉस आप एक वोल्टेज सोर्स लगा सकते हैं। यहाँ ये मान लीजिए V है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब मैं आपसे बोलूं इसके टोटल क्रॉस रेजिस्टेंस निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों को सीरीज को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। जैसे R1 R2 क्या सीरीज में है तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 आ जाएगा, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ये हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसके साथ ये पैरेलल में R3, आपको पता ही है सेम इन दोनों को ऐड करने का पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक इसमें एक कंडीशन और बनी, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो उसके साथ एक सीरीज में आ जाए। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे दो सीरीज ले लिया था, अब हम क्या करें, दो पैरेलल ले लें। देखिए एक पैरेलल ये ले लें, एक पैरेलल ये ले लें, इसके साथ क्या आ जाए, एक सीरीज में आ जाए। ये पॉइंट लीजिए A और B, एक कंडीशन ये भी बन जाएगी। जब कभी भी ऐसा आएगा तो आप क्या करेंगे, पहले इन दो पैरेलल को सॉल्व कर लेंगे, इन दो पैरेलल को, इसको और इसको, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस के साथ इसको सीरीज में ऐड कर देंगे। अब आप एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बता दिया है, लेकिन कुछ बच्चे और हैं जिनको एकदम लेट समझ में आता है, तो उनको उनके लिए ये है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, एग्जांपल से ले ले रहा हूं, जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसका 10 ओम रेजिस्टेंस है। मैंने तीन रेजिस्टेंस लिए हैं, ए और बी है। तो आपको पता है अगर आर ए बी निकालना है, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना, तो क्या आ जाएगा, 30 ओम आ जाएगा, क्योंकि सीधे से 10 10 10 जुड़ जाएगा। लेकिन यही तीनों अगर पैरेलल में करें, इन पैरेलल तो क्या आएगा आपका आंसर, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, 10 एलसीएम
3/10। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, उसका अपोजिट करते हैं तो क्या आ जाएगा 10/3, तो क्या होगा 3.33 ओम। तो आप देख भी सकते हैं सीरीज में क्या हुआ 30 आया ओम, यानी रेजिस्टेंस वैल्यू सीरीज में ज्यादा है, पैरेलल में 3.3 आ गया। अगर आप मिक्स लेंगे तो क्या आएगा, जब आप मिक्स लेंगे तो इन दोनों के बीच की कंडीशन आएगी, जो रेजिस्टेंस आएगा वो 30 से तो कम आएगा, लेकिन क्या होगा 3.33 से ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें सीरीज और पैरेलल दोनों हो रहा है, ना पूरा वो सीरीज है ना पूरा पैरेलल है, तो उसका आंसर भी इन दोनों के बीच में आएगा। नहीं तो आप लेके भी देख लीजिए, जैसे 10 ओम को अगर आप सीरीज में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा, फिर 20 ओम और 10 ओम को अगर आप पैरेलल में जोड़ ऐड करेंगे, ये 20 ओम हो गया ना, एक 10 ओम हो गया, ये 20 और ये 10, अब इसको आप पैरेलल में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कितना हो जाएगा ये 200/30, यानी 20/5 यानी 6.66 आ जाएगा, 6.66 ओम। ये क्या है देखिए, अब इसका आंसर क्या है, इन दोनों के बीच की कंडीशन है नहीं 30 से कम है, 3.33 से ज्यादा है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है सीधा सीधा कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू किसमें आएगी, तो आप क्या बोलेंगे सीरीज में, उससे कम पैरेलल में। क्या पूछेगा कोई अगर आपसे क्या इन दोनों के बीच की भी कोई कंडीशन है, तो आप बोलेंगे हाँ। वो कौन सी कंडीशन है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बीच में आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के बाद अब हम आगे चलेंगे। आगे हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। देखिए P बराबर क्या होता है, W/T। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। इसको किसमें मेजर करते हैं, वाट में। अब देखिए पावर होता क्या है, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। यानी कि कोई काम आप टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो कर रहे हैं, तो वही क्या है, आपकी पावर हो गई। जैसे कि मेरी पावर क्या है, मैं कितना काम कर रहा हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, वो मेरी पावर हो गई, मेरी इफिशियंसी हो गई। पावर और इफिशियंसी थोड़ा अलग टर्म है, इफिशियंसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इफिशियंसी आपका वो इनपुट आउटपुट वाला फंडा हो गया। अब देखिए P बराबर W/T होता है। अब आपको पता है W बराबर क्या होता है, W बराबर V/Q, ये आपने पढ़ा है। 1 सेकेंड, ऐसा ना लेके हम सीधा सीधा समझ लेते हैं। देखिए और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर V/I। पावर बराबर क्या होता है, W बराबर एक फॉर्मूला और होता है VIT, मतलब W इक्वल टू क्या होता है, VIT। अब देखिए W को हम अगर आप VIT लिखेंगे, VIT/T करेंगे तो ये T से T कैंसिल हो जाता है, तो यही आपको मिलता है P इक्वल टू VI। P इक्वल टू VI। कभी कभी पूछा जाता है एक हॉर्स पावर क्या होता है, एक हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वॉट होते हैं। मेजरिंग पावर का काम क्या होता है, ये मेजर करता है पावर को। जो हमारे घर की पावर आती है, जैसे हम जो बिजली का बिल पेड करते हैं, जो बिजली का बिल भरते हैं, वो kWh में होती है, किलोवाट आवर। जो हमारे घर की यूनिट आती है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेड करते हैं तो वो यूनिट आपकी आती है ना, कि हमारे घर की बिजली का बिल इतना वाट आई है, इतना किलोवाट आवर आई है। अभी मैं पावर के कुछ एग्जांपल लूंगा और आपको और कुछ बताऊंगा। हम हीटिंग इफेक्ट देखते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वैसे मेजरली पावर 3 टाइप होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर। लेकिन वो आपके लिए 10th के लिए नहीं है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। पावर मतलब पावर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, वैसे कॉम्प्लेक्स पावर है, मतलब बहुत कुछ है इसमें पढ़ने को, अगर आप पढ़ेंगे तो, लेकिन वो आपके लिए लेंथी हो जाएगा। आपको क्या पढ़ना है, अभी अपने सिलेबस को ही फॉलो करना है, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे।
मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसीलिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है कि हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इलेक्ट्रिक करंट पे, मतलब हीट बढ़ाने से क्या होता है, इसका यूज क्या है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, हीट क्या है, हीट आई कहां से, मतलब हीट का मतलब समझिए आप। जैसे मैं बोलूं आपसे कोई वायर है, ये वायर में क्या होता है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहते हैं जल्दी जल्दी एकदम। क्या होते हैं, वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते भी तो होंगे जब ये फ्लो होते हैं, तो हाँ जब ये आपस में फ्लो होते हैं तो ये टकराते हैं। जब ये टकराएंगे तो क्या करेंगे, आपस में हीट जनरेट करेंगे। जैसे कोई भी चीज अगर आपस में टकराएगी, जैसे मैं ये डस्टर कोई इस पर जल्दी जल्दी रगड़ूं तेज तेज, तो क्या होगा, आवाज आएगी तेज तेज से। आवाज आने के साथ क्या होगा, थोड़ी बहुत हीट भी जनरेट होगी। अपने हाथ को भी नारंगी रगड़े ऐसे, तो वहां भी हीट जनरेट होती है। तो कहने का मतलब क्या है, तब यहां से हीट टर्म आती है जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं। देखिए हीट का फॉर्मूला क्या होता है, मेजर रूप से ना जो हीट होता है ना वो हमारा वर्क ही होता है। हीट क्या है, अलग नहीं है, वो वर्क ही है। जैसे आप पहले ये मेन फॉर्मूला पढ़े, V बराबर W/Q। ये क्या है, ये तो आपने वोल्टेज के लिए पढ़ा था, V इक्वल टू W/Q। यहां से आपने वर्क का पढ़ना निकाला था, W बराबर क्या होता है, V इंटू Q। तो ये हीट अलग नहीं है, हीट क्या है, वर्क डन ही हीट है। जैसे कि आपने कोई बल्ब लगाया है, बल्ब क्या कर रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। लाइट प्रोड्यूस करने से पहले वो क्या किया होगा, हीट प्रोड्यूस किया होगा। हीट कहां से आई है, वो हीट वोल्टेज दिए थे आप, मतलब मेन फंडा सब यहीं से तो शुरू हुआ है, आपने सप्लाई दी तभी सब शुरू हुआ। अब देखिए जो W है ना, किया गया वर्क यही हीट है, जो किया गया काम है वही हीट होता है। अब देखिए यहां से V बराबर आप क्या पढ़े हैं, सॉरी Q बराबर आप क्या पढ़े, Q बराबर IT होता है, मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया था ये सब। और Q इक्वल टू N ही होता है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अब देखिए आपको फॉर्मूला याद होने से क्या फायदा रहेगा, कभी कभी आपको सवाल दे देगा, कोई क्वेश्चन दे देगा, उसमें आपको ITNE इन सब की वैल्यू दे देगी, तो आपके माइंड में ये स्ट्राइक होना चाहिए, मतलब माइंड काम करना चाहिए आपका कि हाँ ये सब क्या, ये सब क्यों ही है। तो आप क्या करेंगे, IT बराबर NE करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल आपके यहां से लग जाएंगे। अगर ये इसमें 3 टर्म दिए हो, कोई एक एब्सेंट हो, एक ना दिया हो, तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। मैंने क्या बोला, वर्क ही हीट है, यानी कि जितना वर्क डन होता है वही हीट है। यहां V हो गया, Q इक्वल टू क्या होता है, IT मैंने बता दिया। यहां से एक हीट का पहला फॉर्मूला निकल गया, H इक्वल टू VIT। हीट का हम दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे। आपको ये भी पता है V इक्वल टू I इंटू R होता है, अरे ओम्स लॉ, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे V को IR से रिप्लेस कर सकते हैं, IR। फिर ये क्या है, I इंटू T है, I का में मल्टीप्लाई हो जाएगा I स्क्वायर, ये RT ये आ गया। इसे हीट का मेन फॉर्मूला बोलते हैं, आप बहुत जगह ये देखेंगे, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। यही जूल ने दिया था, इसी को जूल का नियम भी बोलते हैं आप। जूल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या बताया था कि जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे R के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के। इन सारी चीजों को आप मिलाएंगे तो यही आएगा कॉम्बिनेशन, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा I स्क्वायर RT के। अब हम इस मतलब इसके थोड़ा फंडी को समझते हैं, ये है क्या, मतलब हीट आई कहां से, मतलब डिपेंड किस पे कर रही है, किन किन चीजों के कारण ये वेरी हो रही है। देखिए अगर आपको हीट बढ़ाना है तो आप क्या बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे ना, हमेशा क्या करेंगे आप, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा इसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं, यानी कि हीटिंग इफेक्ट के क्या क्या एप्लीकेशन है। जैसे मैं आपसे बोलूं, ये आप देख लीजिए, थोड़ा नोट करना हो जिसको नोट कर ले जल्दी जल्दी। आप तो वीडियो को रोक के भी सारी चीजें नोट कर सकते हैं, मैं थोड़ा टाइम बचाना चाहता हूं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूं आपको, क्योंकि मुझे अपना भी टाइम बचाना है और ऑटो का भी। अब देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है वो समझिए आप सीधा। मैंने क्या बोला, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। H इक्वल टू ये फॉर्मूला निकला था VIT।
एच का एक फॉर्मूला और निकल सकता है, वो बताऊंगा अभी क्या निकलेगा। अब देखिए, यानी इन सारे पैरामीटर पे हमारा हीट डिपेंड कर रहा है। अब जैसे मैं बोलूं रेजिस्टेंस पे, मेजर है रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ये है क्या रेजिस्टेंस, मैंने बताया था ये करंट का अपोज करता है। यानी कि अगर हमको ऐसा कोई सिस्टम बनाना है जो हीट भी काम करे, जैसे आप घरों में हीटर यूज करते हैं ना, हीटर नॉर्मली सभी घर में हीटर यूज होगा, मैं गोले वाले हीटर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सेप कैसा भी हो, मतलब आपको समझ में आना चाहिए, हम एग्जाम्पल कुछ भी नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने ये देखा होगा हीटर में ऐसे क्या होता है, यहाँ पे एक नट लगा होता है इस साइड, एक साइड यहाँ पे, फिर यहाँ पे से पतले पतले तार ऐसे ऐसे आते हैं, ये इससे ज्वाइन होता है ऐसे 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 करके। आपने कभी सोचा ये राउंड राउंड भी क्यों होते हैं, हम इसको सीधा भी तो ऐसे ला सकते थे, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, इसको ऐसे भी तो ला सकते थे हीटर में, लेकिन हमने ऐसे राउंड ही क्यों किया, हम राउंड ही क्यों ले रहे हैं, हम राउंड इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि हमको क्या है रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, आर इक्वल टू क्या होता है रो एल बाई ए, यानी हम क्या करेंगे तार के लंबाई को बढ़ाएंगे, अगर यहाँ पे लंबाई बढ़ेगी इसी तार की तो क्या होगा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं तार की लंबाई को बढ़ा रहे हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है, हर बच्चा समझ जाएगा। अगर मैं बोलूं कोई आप वायर यहां से लेके सीधा यहाँ लाओ, और एक बच्चे से मैं बोलूं आप वायर सीधा ना लाके हल्का हल्का बेंड करिए, मतलब ऐसे बेंड करके लाइए, तो आप ज्यादा वायर ला पाएंगे, मतलब जैसे यहां से यहाँ 5 मीटर वायर यूज हो रहा है, तो यहां से यहाँ अगर आप बेंड करके लाएंगे तो 5 मीटर नहीं हो सकता है 8 मीटर यूज हो रहा है, 3 मीटर ज्यादा यूज हो रहा है, 3 मीटर ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि आप इसको बेंड कर रहे हैं ना, बेंड करके आप क्या कर रहे हैं रोल करके क्या कर रहे हैं आप इसकी लंबाई बढ़ा दे रहे हैं, लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर न्यूमिनेटर की चीज बढ़ेगी ऊपर से तो रेजिस्टेंस सीधा सीधा वेरी करेगा, अगर अंश को आप बढ़ाएंगे ऊपर वाली टर्म को तो रेजिस्टेंस तो कॉमन सी बात बढ़ेगा। और इसमें हम क्या करते हैं तार को पतले तार को यूज करते हैं, पतले तार क्यों यूज करते हैं क्योंकि एरिया कम रखना है हमको, अगर एरिया कम रहेगा क्या होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया कम होगा तो क्या होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और ये भी है इसमें हम प्योर कंडक्टर का यूज नहीं करते हैं, जैसे जो हीटर वगैरह होता है प्योर कंडक्टर का हम यूज क्यों नहीं करते हैं, प्योर कंडक्टर का यूज हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमको रो भी देखना है, रेजिस्टिविटी भी देखनी है, हमको क्या करना है रो की वैल्यू को भी अच्छी खासी लेके चलनी है, मतलब अगर इसकी वैल्यू अच्छी रहेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट हमको ज्यादा मिलेगी, इसीलिए हम नाइक्रोम के तार को यूज करते हैं हीटर वगैरह में। यहाँ पे हम जैसे कि कॉपर वगैरह नहीं यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि नाइक्रोम क्या होता है मतलब मिक्स एलॉय, मिश्र धातु हम यूज करते हैं, मिश्र धातु का क्या होता है रो की वैल्यू ज्यादा होती है, मिश्र धातु में रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम यहाँ पे मिश्र धातु का यूज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपके लिए, जैसे आप बल्ब देखते होंगे, मेरे लिए सबसे हार्ड वर्क है ड्राइंग बनाना मैं आम बना देता हूँ बल्ब को, ठीक है, लेकिन आप फीलिंग को समझिए, आपको चीजें समझ आनी चाहिए और क्या। अब मैं बल्ब क्या बनाऊं ऐसे इसमें ले लेता हूं मैं ऐसे ऐसे करके कुछ भी आपको समझ में आना चाहिए बस, और क्या फिगर में क्या रखा है। अब देखिए जैसे हम इसमें टंगस्टन लेते हैं ना, इसमें हम क्या करते हैं ऐसे ऐसे मोड़ लगा देते हैं, आपने देखा होगा बल्ब का जो मतलब एलईडी बल्ब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एलईडी बल्ब का तो प्रिंसिपल ही अलग है, हम नॉर्मली बल्ब की बात कर रहे हैं। इसमें हम तार को ऐसे ऐसे रोल करते हैं, रोल क्यों करते हैं क्योंकि हमको तार की लंबाई बढ़ानी है, लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हीट हमको ज्यादा मिलेगी। और क्या टंगस्टन यूज करते हैं, टंगस्टन क्यों यूज करते हैं, टंगस्टन क्या है एक मिक्स्ड है, मिक्स्ड एलॉय है, ठीक है, तो क्या होगा रेजिस्टिविटी उसकी भी ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से क्या होगा हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ये फंडा हो गया। और ये सब एप्लीकेशन है, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है इन सब चीजों को पढ़ना चाहिए। जैसे अगर आप बुक पढ़ रहे हैं ना तो एप्लीकेशन को जरूर पढ़ें। जैसे सारे टॉपिक पढ़ने के बाद बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अब हम हीटर के बारे में क्या पढ़ें, बल्ब के बारे में क्या पढ़ें, प्रेस के बारे में क्यों पढ़ें। पढ़ो आप, अगर आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट लिंक होगा, ये सारी चीजें मतलब आप ये वायर क्यों यहाँ पे मोल्ड कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब छोटे छोटे फैक्ट्स को आप जानिए, इससे आगे होगा आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत होगा। अब जैसे जो बच्चा ये सारी चीजें जानता रहेगा अपनी जनरल लाइफ में देखेगा, जैसे सभी के घर में नॉर्मली हीटर होता है
तो आप क्या करेंगे, इन सारी चीजों को देखेंगे, अपने घर पे देखेंगे, हाँ सर ने बताया था तार को मोल्ड करते हैं, हाँ रियल में तार मोल्ड किया गया है, हाँ सही कह रहे थे सर, हाँ मेरी बुक में भी लिखा था। हाँ तो आप क्या होगा, ऐसा आपका खुद का कॉन्सेप्ट जनरेट होगा। आप जनरल लाइफ में चीजों को अगर विजुअल करेंगे देखेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा ज्यादा। हाँ और प्रेस हो गया, प्रेस में भी यही होता है, जैसे नॉर्मली प्रेस के अंदर भी सेम फंडा ही होता है। प्रेस में ऐसे ही ऐसे कॉइल लगाई जाती है, इसमें भी क्या होता है, तार को लंबा रखा जाता है और ऐसा तार यूज किया जाता है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, हाई हो। रेजिस्टेंस हाई होने से क्या होता है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करती है वो भी। और हम एक काम और करते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, इसको सप्लाई तो दे देते हैं डायरेक्ट, मेरा कहने का मतलब क्या, इस कॉइल को हम आप बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई दे दिए, मतलब जैसे कि यहाँ से फेज और न्यूट्रल लाके प्रेस के अंदर तो लगा दिए, लेकिन ये प्रेस की कॉइल होगी, इसके ऊपर हम एक ऐसा कोई इंसुलेटर, ऐसी चीज रखेंगे जो हीट को तो एब्जॉर्व करे लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्व ना करे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्व कर लेगा तो हमको करंट भी लग सकता है ना, इसीलिए। यहां हमारा कंफर्म कंप्लीट हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर भी हमारा फिनिश ही है, इलेक्ट्रिक पावर हमने पहले ही देख लिया है। जैसे मैं आपको कुछ टर्म और बता देता हूं, जैसे कभी कभी पूछा जाता है अगर दो बल्ब सीरीज लगे हैं, पैरेलल लगे हैं, तो उसका क्या फंडा है। जैसे कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या होगा, जैसे मैं आपसे बोलूं ये मतलब ये ना मैं बना के मैं डायरेक्ट बल्ब बनाता हूँ, रेजिस्टेंस तो बहुत बना दिया। अब आप बल्ब देखिए, बल्ब का फिगर मैं बोलूं, आप एक बल्ब ऐसे ले लीजिए, एक बल्ब यहाँ पे ले लीजिए, एक बल्ब यहाँ पे ले लीजिए, आपने 3 बल्ब ले लिया ऐसे, तीनों ये क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, इन सब के क्रॉस एक वोल्टेज है। अगर इसमें से एक बल्ब फ्यूज हो गया, मान लीजिए हम इधर से सप्लाई दिए हैं ऐसे, यहां से आई करंट जा रहा है, अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या आगे के बल्ब जलेंगे, नहीं जलेंगे, नहीं जलेंगे क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है। और अगर यही पैरेलल में जुड़े हो, अगर कोई एक फ्यूज हो गया, कोई एक फ्यूज हो गया तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगला बंदा आराम से चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि ये सब अलग अलग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है। मतलब जैसे कि ये भी क्या है, जैसे मैं बोला था यहाँ पे नोड होता है ना, ये एक ही नोड पे तीनों का कनेक्ट है, तो ये वाला बल्ब भी इस वाले वोल्टेज सोर्स से डायरेक्टली कनेक्ट है, ये वाला बल्ब भी इस वोल्टेज सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी देखिए आप डायरेक्टली कनेक्टेड है, तीनों बल्ब एक ही नोड से, मतलब ये नोड ही जा रहा है डायरेक्ट, यहाँ पे मिल जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे ये नोड गया यहाँ पे, फिर इसके आगे दूसरा बल्ब लग गया, इसके आगे दूसरा, इसलिए अगर एक फ्यूज हो गया, ये खराब हो गया, तो हमारा आगे का सिस्टम पूरा करप्ट हो जाएगा, मतलब आगे इलेक्ट्रिक नहीं जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है। और एक फंडा और है, अगर मान लो बल्ब फ्यूज भी ना हुआ, सीधा सीधा मंगल अगर है, अगर हम 3 बल्बों को अगर ऐसे जोड़ दिए हैं, सिंपल मान लो बल्ब फ्यूज ना हुआ है, सीधी सीधी बात है, अगर ये सीरीज में जुड़े, ये पैरेलल जुड़े, तीनों बल्ब अब सब सही काम कर रहे हैं, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, पैरेलल वाले की ब्राइटनेस ज्यादा होगी, मतलब ये बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, ये ज्यादा ग्लो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, इसलिए ज्यादा ग्लो करेगा। ये सब नॉर्मल सी बातें हैं। अगर आप अपने घरों में भी ये ट्राई करेंगे, 3 बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, फिर उसी टाइप का, जैसे मैं बोलूं आपसे, आप यही 3 बल्ब लीजिए, मतलब उतने ही वाट का, 10 वाट, 10 वाट, 10 वाट, 10 वाट, इसको आप सीरीज में कनेक्ट करिए, फिर यही 3 बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करिए, फिर सेम वोल्टेज सप्लाई दीजिए, इसको भी 220 वोल्ट सप्लाई दीजिए, इसको भी 220 वोल्ट सप्लाई दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये बल्ब का ग्लो होगा कम होगा, इस बल्ब का ग्लो ज्यादा होगा। ठीक है, आप सारी चीजों को अगर देखेंगे तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। मतलब अपने घर में ये सारी चीजें तो आप अपने घर में कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब बहुत आसान है। अगर आप चीजों को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और जल्दी क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कुछ न्यूमेरिकल वाले पार्ट आ जाते हैं। न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपको खुद से करना है, मतलब जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, 10th की बुक में 2-2 लाइन के क्वेश्चन है। जैसे ये सब कॉम्बिनेशन है होगा, ये हो गया, ये हो गया, फिर यहां से यहां पे रेजिस्टेंस लगा होगा, ये होगा, ये होगा, यहाँ पे 2 पॉइंट निकला होगा ए, और यहाँ पे 1 पॉइंट निकला होगा बी, ए और बी के क्रॉस में
रेजिस्टेंस पूछ दिया होगा, इसकी वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, 10, 6, 2, 4, 6। इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दीजिए, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दीजिए, तो ये सीरीज में आ जाएगा इसके साथ, ये भी इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, फिर इन तीनों को आपस में सीरीज में ऐड कर दीजिए। बहुत सिंपल है। अब हम देखते हैं कुछ यूनिक क्वेश्चंस जो आपके हो सकता है बुक में ना हो, लेकिन आप अपनी अगर देखिए जो बच्चा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अच्छे से बुक से, वही इसका आंसर दे पाएगा। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप 2 सेकंड के लिए इसका आंसर सोचिएगा, 2 नहीं 5 सेकंड के लिए सोचिएगा, फिर आप सोचिएगा कि आप सही सोच रहे थे। जैसे मैं आपसे बोलूं, मुझे पता है 90% बच्चे गलत ही सोचेंगे। जैसे ये मैं बोल दिया, ये 2 रेजिस्टेंस है, 2 या 3 रेजिस्टेंस आप ले लीजिए। मैं एरो यहां से ये हटा दे रहा हूं, हैशटैग हटा दे रहा हूं। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 4 ओम है, इसकी वैल्यू 6 ओम है, इसकी वैल्यू 10 ओम है, और यहां से एक कनेक्शन ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ए है, ये बी है। अब आपको क्या बताना है, आर ए बी बताना है, ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा। ए और बी के बीच में आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा, ए और बी के बीच में। आप सोचिए, आपका टाइम 5 सेकंड का, मैं आपको टाइम देता हूं, 5 सेकंड आप सोच लीजिए क्या होगा। चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आर ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस जो होगा वो 0 ओम हो जाएगा। 0 क्यों होगा, कहने का मतलब क्या है, इसके क्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लगाना चाहिए था, मैंने नहीं लगाया था, आप लगा सकते थे अपने आप से, यहां से आप कुछ भी वोल्टेज सोर्स ऐसे मान सकते थे, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था, नहीं मानेंगे फिर भी चलेगा। अब देखिए क्या होगा, यहां से जब यहां से करंट जाएगा आई, यहां से करंट आई एंटर करेगा, जब वो यहां पहुंचेगा आई यहां आएगा सेम करंट, फिर उसको 2 रास्ते मिलने जाने के लिए, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला। अच्छा ये बताइए, इस रास्ते पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के लिए कांटे का काम करता है। इस रास्ते पे रेजिस्टेंस है और ये रास्ता शॉर्ट है, तो करंट क्या करेगा, मतलब इधर पूरा क्या है, कांटे काटे हैं। जैसे कि मेरा कहने का मतलब क्या है, करंट के लिए रेजिस्टेंस क्या है, कांटे का काम करता है, और क्या शॉर्ट पाथ यानी पूरा खाली रोड है इधर, तो वो क्या करेगा, हमेशा खाली रास्ते को फॉलो करेगा। इधर से करंट आएगा, यहां से ऐसे आएगा, यहां से वापस आते हुए ऐसे आते हुए फिर ऐसे बाहर निकल जाएगा। वो खुद चाहेगा मेरे रास्ते में कोई रेजिस्टेंस ना आए। करंट हमेशा क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ का फॉलो करता है, जहां पे कुछ ना हो, मतलब सीधा सीधा मैं भाग सकूं, कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो इसीलिए आर और ए के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 ओम। ठीक है, आर ए भी कितना हो जाएगा, 0 ओम, क्योंकि वो खुद फॉलो करेगा उस रास्ते को जहां पे क्या हो, कोई रेजिस्टेंस ना आए। ये सब क्वेश्चन पढ़ने से, मतलब 10th में तो वैसे इतना लेवल नहीं है, 10th में 12th में भी ये हाई लेवल का क्वेश्चन था, वैसे थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ये बताने का मेरा मोटिव ये था कि जो करंट है वो शॉर्टेस्ट पाथ का फॉलो करता है, वो मैं आपको बता सकूं। इसीलिए हम क्या कर रहे थे, जब अमीटर पढ़ रहे थे, अमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट किए थे, पैरेलल में नहीं किए थे, क्योंकि अगर आप अमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, अगर यहाँ पे अमीटर लगा देते हैं तो अमीटर का रेजिस्टेंस भी बहुत कम होता है, तो क्या करता, पूरा करंट अमीटर में चला जाता और रेजिस्टेंस करंट मेजर ना होता। चलिए तो हम आज के टॉपिक को यहीं रोकते हैं, हमारा चैप्टर ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मैग्नेट पढ़ेंगे। ये भी बहुत सुंदर टॉपिक है, बहुत मस्त टॉपिक है, मैं ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो चलिए, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आप एक बार बताइएगा जरूर, कि आपको जो चीज नहीं समझ में आएगी मैं आपको बताऊंगा आगे। मैं आशा करता हूं आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज का सेशन यही रैप अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू।